नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है और इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक एवं सार्थक संवाद के संपादक देवदत्त दुबे जी से। आपने देवदत्त दुबे जी को मध्य प्रदेश के और देश के तमाम सारे न्यूज़ चैनलों में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में एवं पेपरों में राजनीतिक उनकी समीक्षाएं आती हैं और आज हम उनसे मिलकर जानेंगे कि ये जो प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई है इसके क्या मायने निकल के सामने आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल यही है कि देर आए दुरुस्त आए, हर तरफ यही कहा जा रहा है क्योंकि पूरा करीब 3 महीने से ज़्यादा समय ले लिया है भाजपा ने अपनी कार्यकारिणी घोषित करने को, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत खंडेलवाल जी ने 3 महीने और 12 दिन में ये कार्यकारिणी 22 दिन में घोषित की है। तो इस हिसाब से हम देरी कह सकते हैं, लेकिन यदि भाजपा के पिछले प्रदेश अध्यक्षों का कार्यकाल देखें तो फिर ये लेट नहीं, फिर इसको कहेंगे आप कि जल्दी आए लेकिन सतर्क आए। क्योंकि विष्णुदत्त शर्मा ने तो 10 महीने का समय, 10 महीने से भी ज़्यादा समय लगा उनको कार्यकारिणी घोषित करने में। नंद कुमार चौहान को भी 7 महीने से ज़्यादा का समय लगा। 4 महीने से ज़्यादा का समय प्रभात झा को लगा। और राकेश सिंह तो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष थे जिन्होंने अपनी कार्यकारिणी घोषित ही नहीं की, जो भी उनको कार्यकारिणी मिली थी उसी से उन्होंने काम चलाया। ये कार्यकारिणी अपन कह सकते हैं कि देर नहीं, ये जल्दी तो आई लेकिन सतर्क आई है, क्योंकि कुछ पद उन्होंने खाली भी रखे हैं। लेकिन इस कार्यकारिणी में जैसा हमने अभी देखा, ये लिस्ट मेरे सामने है, बहुत सारे नामों को या बहुत सारे पदों को वापसी हुई है उसमें और उनका बस प्रमोशन हो गया है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? उसमें मतलब नए चेहरे भी हैं लेकिन पुराने चेहरों को ज़्यादा को मौका दिया गया है। देखिए, भाजपा में व्यक्ति काम नहीं करता है कि प्रदेश अध्यक्ष बदल गया तो वो अपने हिसाब से कुछ करेगा। उसमें एक पूरा जो संगठन की पद्धति है उसके अनुसार काम होता है। तो जो पिछले अध्यक्ष के कार्यकाल में काम किए वो और कुछ नए तो पार्टी तय करती है। अध्यक्ष तो केवल उनकी घोषित करता है, उनके हस्ताक्षर से घोषित होता है। जैसे इस कार्यकारिणी में आप देखेंगे कि 13 पुराने पदाधिकारी हैं जो पिछली कार्यकारिणी में भी रहे, 16 नए हैं। और उसमें आप देखेंगे कुछ को पदोन्नति दी है, कुछ ज्यों को त्यों रखे। ये भी आप विशेषता देखेंगे कि पार्टी में जो महत्वपूर्ण पद है, जैसे कोषाध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण है, चुनाव के दौरान उसकी भूमिका और बढ़ जाती है। मीडिया प्रभारी का पद महत्वपूर्ण है, जो 365 दिन 24 घंटे काम करता है कि पार्टी या संगठन की कौन सी लाइन मीडिया में जाना, कौन सी नहीं जाना। तो एक बार वो परख लें, फिर उसके अनुसार प्रदेश अध्यक्ष कोई भी रहे वो पद पार्टी संगठन तय कर लेता है। तो आप देखेंगे कि अखिलेश जैन कोषाध्यक्ष दोबारा बन गए। और मीडिया प्रभारी जो है, आपने अभी जब हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बने तो आपने एक सिस्टम देखा होगा कि आशीष अग्रवाल ने कितना व्यवस्थित सिस्टम रखा कि पत्रकारों की मुलाकात, क्योंकि कोई भी किसी भी दल का कोई पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो पत्रकारों को ही मिलने की, बाइट लेने की जिज्ञासा, मतलब एक तरह से बुरे। तो उन्होंने एक तरह से सिस्टम ऐसा रखा कि एक दिन प्रिंट, एक दिन इलेक्ट्रॉनिक, एक दिन यूट्यूबर। ये कुछ नवाचार उन्होंने नवाचार, से हाँ, किया है। वही मैं कह रहा हूँ। उन्होंने अपनी कार्य पद्धति से कर दिया था तय कि हमें आप दोबारा भी लोगे, मतलब पार्टी को उन्होंने अपनी उपयोगिता बता दी थी। तो उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष की जो पत्रकारों से मुलाकात हुई बहुत शांतिपूर्ण। आप भी गए थे, यूट्यूबर की जब बैठक हुई थी, हम भी गए थे जब वहाँ। तो एक जो काम करने की पद्धति रहती है, यदि वो सही है तो पार्टी में मूल्यांकन चलता रहता है। व्यक्ति बदलने से मुझे लगता है कि कोई ये नहीं बदल जाती कि प्राथमिकताएं बदल जाए। प्राथमिकता पार्टी की है कि जो काम करता हो शिद्दत के साथ, समर्पण के साथ। ठीक है ना। ये जो एक कार्यकारिणी जो हम देख रहे हैं, कल से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हर एक चेहरे को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस कार्यकारिणी में कौन वो चेहरे हैं जो बड़े दमदार निकल के सामने आएंगे, जो पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे? ये आप सही पूछ रहे हैं, क्योंकि इस कार्यकारिणी में एक जो बात है कि आपको कोई बड़े दिग्गज चेहरे नहीं दिखेंगे। जैसे पहले होते थे कि 4 बार के मंत्री, सांसद, विधायक, ये कार्यकारिणी, वो बहुत पदाधिकारी, बड़े बड़े कदों के बंदे। इसमें अधिकांश नए हैं। एक तो भाजपा में एक जो चल रहा है कि पीढ़ी परिवर्तन का दौर बड़े करीने से चल रहा है।
जब विष्णुदत्त शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने जिलाध्यक्ष कम उम्र के बनाए थे, मंडल अध्यक्ष, ये जो प्रक्रिया हुई इस कार्यकारिणी में देखोगे आप तो मुझे लगता है सबसे वरिष्ठ होंगे प्रभुराम चौधरी जो सिंधिया कोटे से आते। बाकी नए लोग हैं, कोई 50 के आसपास के सब प्रदेश पदाधिकारी हैं। और इसमें मुझे लगता है कि जैसे राहुल कोठारी एक नाम है जो राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा युवा मोर्चा में, जब से उनके दिल्ली में संबंध हो उनके माध्यम से उनका एक काम करने का तरीका, वो पद्धति समझ चुके पार्टी में किस तरीके से काम करना है। वह मुख्यमंत्री जब बने थे तब से उनकी निकटता भी देखी गई मोहन यादव जी के साथ। और यहाँ भी विभिन्न इवेंट्स में जब या बड़े कार्यक्रम होते या प्रधानमंत्री की कोई सभा होती तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रहते। तो पिछली कार्यकारिणी मंत्री थे, इस बार उनको महामंत्री बनाया गया। मुझे लगता है कि पावरफुल नाम है। और दूसरा है जो सागर की सांसद हैं लता वानखेड़े, वो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं और अभी सागर से सांसद हैं। तो उनका भी एक अनुभव है संगठन में और कैसे काम करना है। तो एक वो मुझे लगता है कि एक पावरफुल पोस्ट महामंत्री की वो भी है। बाकी जैसे मैंने कोषाध्यक्ष मीडिया प्रभारी का बता ही दिया है, ऐसे ही ये रण रावत भी एक अच्छी पोस्ट पे अच्छा काम करेंगे। ऐसे कुल मिला के आप देखेंगे कि लो प्रोफाइल पार्टी चल रही है, अब हाई प्रोफाइलों को नहीं आगे किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी आपने देखा होगा लो प्रोफाइल, उस समय जिन लोगों के नाम चल रहे थे बड़े हाई प्रोफाइल लोग थे, दिग्गज लोग थे, लेकिन लो प्रोफाइल बैतूल से बिल्कुल सिंपल जिनकी ज़िंदगी है, दिनचर्या है, सब कुछ, ऐसे हेमंत खंडेलवाल बने और ऐसे इसमें बहुत सामान्य लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है। पहले ये कार्यकारिणी घोषित होने के पहले चर्चाएं चल रही थी कि मतलब उन लोगों को स्थान नहीं दिया जाएगा जो पहले से किसी पद पे हैं। बात करें हम सांसद की या राज्यसभा सांसद की, तो इसमें दो ऐसे नाम निकल के आ रहे हैं जिसमें लता वानखेड़े सागर से वर्तमान में सांसद हैं और सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा सांसद हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्यों ये इनको स्थान दिया गया है, क्या वो बड़ी वजह हो सकती है? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, क्योंकि पार्टी में मैंने जैसे पहले कहा था कि एक पद्धति काम करती है। तो अभी एक जो पूरे देश में पिछले एक दशक से आदिवासी वर्ग को अपनी ओर करने का प्लान कांग्रेस भी करती रहती, भाजपा भी करती रहती। तो सुमेर सिंह सोलंकी को राज्यसभा में जब भेजा था तभी से उनका कई बार नाम चला प्रदेश अध्यक्ष के लिए, लेकिन क्योंकि संगठन बड़ा है, अनुभवी चाहिए संगठन का काम करने का, तो उनको महामंत्री बनाया गया। एक तो उनको भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा होगा इस माध्यम से, पार्टी ऐसी ही करती, इसकी पद्धति कुछ ऐसी हमें नज़र आती। और दूसरा आदिवासी वर्ग का एक बड़ा चेहरा, भविष्य में कुछ मंत्रिमंडल विस्तार हो, कुछ आदिवासी चेहरे बाहर हों, कुछ अंदर हों, तो एक स्थायी संगठन का जो चेहरा होगा वो सुमेर सिंह सोलंकी होगा। एक पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं और एक उस वर्ग में बहुत वो काम भी कर रहे हैं, विदेशों तक में वो भारत सरकार की तरफ से जा रहे, तो एक ऐसा आदिवासी काम करना। दूसरा लता वानखेड़े हैं, भाजपा लगातार आधी आबादी को साधने का काम कर रही है, चाहे वो लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी, ये सब तो है ही। एक 33% आरक्षण की बात पंचायतों में दिया गया, इसमें भी कार्यकारिणी में देखेंगे आप 30% 7 पद महिलाओं को दिए गए हैं। और अभी जो खाली पद हैं, क्योंकि एक हेमंत खंडेलवाल ने ये बात भी रखी है कि पिछली कार्यकारिणी की बजाय जब वहाँ ज़्यादा पद थे इस बार कम हाँ, रखे। पिछली बार देखा जाए तो आपके उपाध्यक्ष के 14 पद थे, इस बार 9 पद हैं। पिछली बार ऐसे ही महामंत्री 5 थे, इस बार 4 हैं। वहीं मंत्री की बात करें तो पिछली बार 14 मंत्री थे, इस बार अभी 9 हैं। तो मतलब पर्याप्त स्थान उन्होंने खाली रखा है। तो उसमें हो सकता है कि महिलाओं को 33% वाला कोटा पूरा कर दें। अभी 30% तो उन्होंने ले लिया, 7 महिलाओं को ले लिया। तो एक महिलाओं का चेहरा लता वानखेड़े और एक अनुभव उनका महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष संगठन चलाने का, और महिलाओं में एक अच्छा उनका वो है। लोकसभा में अभी वो पहली बार चुन के गई, लेकिन उन्होंने जो वहाँ परफॉर्मेंस दिखाया, उनकी जो वक्तव्य शैली है, भाषण कला है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक दमदार चेहरा भी, और इसलिए उनको कार्यकारिणी में लिया गया है। बुंदेलखंड का एक बड़ा क्षेत्र भी वो कवर करती है। ठीक है, तो अभी ये कार्यकारिणी घोषित से क्या हम शुरुआत मान लें कि अब जो मध्य प्रदेश के अंदर पिछले कई दिनों से सुगबुगाहट चल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की, निगम मंडल के अध्यक्षों की घोषणा की, तो क्या ये उस शुरुआत हो गई है कि अब आगे चल के आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है कि शुरुआत थोड़ी सी पहले, या तो ये पहले हो जानी थी, यानी कि अभी लग रहा था कि बिहार चुनाव के बाद होगी, लेकिन अब चूंकि शुरुआत हो गई है तो अब तो ये होना ही है कि अब विभिन्न निगम मंडलों में नियुक्तियां होना है। ये उस समय से ही चर्चा आ रही थी कि सबसे पहले हेमंत खंडेलवाल अपनी प्रदेश कार्यकारिणी बनाई, फिर निगम मंडलों में नियुक्तियाँ होंगी और इसके बाद एक मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आपने देखा होगा कि अभी गुजरात का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है,
छत्तीसगढ़ में जो निगम मंडलों की नियुक्ति हुई थी उनको कैबिनेट और राज्य मंत्री के दर्जे दिए गए हैं। तो ये लगातार जो फैसले चल रहे हैं उस कड़ी में अब निगम मंडलों की नियुक्तियाँ और मंत्रिमंडल का विस्तार या तो अभी या बिहार चुनाव के बाद मुझे लगता है कि जरूर होगा। क्या मध्य प्रदेश के अंदर आपको ऐसा लगता है जैसे गुजरात में एक बिल्कुल नया आपका पूरे मंत्रिमंडल को हटा के नया फिर से पूरी वो कराई गई, सबकी शपथ कराई गई है, तो ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा क्या? देखिए, भाजपा का जो इस समय राष्ट्रीय नेतृत्व है खासकर 2014 के बाद से, उसके बारे में कयास लगाना बड़ा कठिन और जोखिम भरा काम है। आपने देखा होगा कि वो जब राष्ट्रपति चुनते हैं तब आप कयास सब फेल कर देते, वो लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं तब आप कयास फेल कर देते। जब 3 राज्यों के मुख्यमंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बने तब सबके कयास फेल हो गए। पहली बार के शर्मा राजस्थान में, मोहन यादव चौथी बार के उनको यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो उनके बारे में ये कहना थोड़ा सा जोखिम भरा काम है। लेकिन ये बात सही है कि पार्टी में मूल्यांकन चलता रहता है। गुजरात में जिस तरह से आप 16 मंत्री हटाए ना वहाँ पर, तो यहाँ अब कुछ भी हो सकता है कि एक दर्जन मंत्री हट जाएं, क्योंकि उस समय तो उन्होंने लोकसभा चुनाव के क्षेत्रीय जाति समीकरणों के हिसाब से बनाया था। तो बहुत बड़ा फेरबदल भी हो सकता है मध्य प्रदेश में और मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार। कम से कम मुझे लगता है कि 8-10 बाहर होंगे, 8-10 अंदर होंगे। कार्यकारिणी के घोषित होने के बाद विरोध भी हो रहा है, तमाम तरह के, कुछ गुर्जर समाज के लोग भी विरोध कर रहे हैं, कुछ रीवा से लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे विंध्य को स्थान नहीं दिया गया है। तो इस विरोध को भाजपा कैसे बैलेंस करेगी? देखिए, भाजपा में तो सबकी व्यवस्था है, सबको जो भी होता है उसको डाइल्यूट करने की, और ऐसा कोई विरोध नहीं है जैसा कांग्रेस में होता है। जब इतनी बड़ी कार्यकारिणी, आप सोचो कि इतने दिन 3 महीने मंथन चला, करीबन 100 नाम थे कि इनमें तो लेना ही है। इनका ये था कि 5 हमारे, 4 हमारे, ये ऐसे हर कैटेगरी, ये बहुत बड़ा वो, और उसके बाद वो 29 पे आ गए। और उसके बाद कोई ऐसा विरोध कहीं आपने अखबारों में कहीं कुछ ऐसा नहीं थी। छोटी मोटी तो अब इतना बड़ा परिवार, चूँकि विश्व का सबसे बड़ा दल होने का भाजपा का दावा है और हम देखते भी हैं, तो उसमें जो संगठन, संघ और जो नेतृत्व है वो सबको लेके चलता है, तो कोई बड़ा विरोध नहीं है। और फिर भी यदि कहीं पॉलिटिकल प्रेशर आता, कहीं कमी नज़र आती है, तो उन्होंने करीबन 10-11 पदाधिकारियों के पद खाली रखे हैं, तो एडजस्ट कर लेंगे। और फिर निगम मंडल और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है ना। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक देवदत्त दुबे जी, जिन्होंने बताया कि यह तो शुरुआत है। मध्य प्रदेश के अंदर अब बहुत जल्द आपको निगम मंडल अध्यक्षों के नाम भी सामने आएंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से गुजरात में पिछले दिनों मंत्रिमंडल में बदलाव किया गया, वैसा ही कुछ मध्य प्रदेश के अंदर भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस चर्चा पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ।